नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आज अमर उजाला .com पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खबरों के खिलाड़ी का स्पेशल एडिशन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर यानी कि जोधपुर से। देखिए, अशोक गहलोत खुद जोधपुर से आते हैं, चुनाव भी यहीं से लड़ते हैं। अब सवाल यह है, जोधपुर और जोधपुर के तमाम अलग अलग जो विधानसभा सीटें हैं इस जिले की, वहां पर क्या हाल है, यहाँ का सियासी गणित क्या कहता है और इसके साथ ही राजस्थान का सियासी गणित, सियासी तस्वीर क्या बनने वाली है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये सब समझाने के लिए हमारे साथ जोधपुर शहर के 3 वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं। उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे और लंबा अनुभव है इन्हें यहाँ की राजनीति का, सियासत का, नेताओं के बयानों के मायने क्या है, उनकी चाल को किस तरीके से देखा जाए, ये सब कुछ समझते हैं। तो उसी इन्हीं से समझेंगे कि आखिर चुनाव में क्या कुछ हो रहा है, चुनाव किस दिशा में जाता दिख रहा है, क्या जिस रिवाज को रिपीट करने की बात हो रही है, रिवाज बनाने की बात हो रही है, वो हो पाएगा या वाकई फिर वही कुछ होगा जैसे पहले होता रहा कि रोटी पलटती रही। राजस्थान में इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश अपने साथ मौजूद इन तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले देखिए अजय अस्थाना जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 25 सालों का लंबा अनुभव है, आपको राजस्थान की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। संगीता शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज़पेपर का भी संचालन करती हैं, 30 सालों का लंबा अनुभव है और क्या राजनीति में किस बात का क्या मतलब होता है, बहुत अच्छे से वो समझती भी हैं और हमारे दर्शकों को भी बताएंगी। और मुकेश दत्त शर्मा साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पैनी नजर बनाकर रखते हैं राजस्थान में राजनीति, सियासत के साथ साथ और तमाम दूसरी चीजों पर भी। तो हर चीज के मायने ये तीनों ही लोग हमें शायद बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका अमर .com पर। इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। जोधपुर में हम मौजूद हैं, गृहनगर है अशोक गहलोत का। क्या लग रहा है इस बार जादूगर का जादू? सबसे पहले तो जोधपुर पर कितना चलेगा, राजस्थान की तो हम बात करेंगे। गहलोत साहब की जादू की बात करें तो उनकी सीट पे तो उनका जादू चलेगा ही, निश्चित रूप पर चलता दिख रहा है। मगर जो पिछली बार जैसा माहौल था इस बार नहीं है। अब की बार ये नहीं, बिल्कुल क्लियर कुछ भी स्थिति नहीं। मैं पिछले ढाई दशक से मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मगर ये पहला मौका है कि जहाँ ये क्लियर कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है कि ये एक तय है कि सत्ता विरोधी माहौल नहीं है, मगर सत्ता में वापसी होगी कांग्रेस की, ये भी नहीं दिख रहा है। यानी बीजेपी का भी क्लियर कुछ नहीं है। दोनों दोनों पार्टियों का, बीजेपी कांग्रेस का इस बार इसलिए क्लियर नजर नहीं आ रहा है कि एक तो मतदाता बहुत मौन है, दूसरी बात दोनों पार्टियों में आप इनका जो बागी जो खड़े हो गए उनके, तो वो उनके लिए मुसीबतें बनी हुई है। और अभी तक खुद उम्मीदवार भी क्लियर स्पष्ट नहीं है कि हम जीत पा रहे हैं कि नहीं। दोनों तरफ बेचैनी है, यानी बिल्कुल क्लियर कुछ भी इस बार नजर नहीं आ रहा अभी तक। क्लियर देखिए इस बार नजर नहीं आ रहा। और जहां तक संगीता जी बता रही हैं, मुझे भी लगता है कि कई जगह हम लोग भी घूम कर आए, कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखती है। लोग बोल तो रहे हैं लेकिन या तो बहुत मुखर नहीं हो रहे हैं, कई जगहों पर नेताओं के भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के मन में चल क्या रहा है। अजय जी, बहुत मुश्किल हो जाता है इस स्थिति को समझना। चुनाव में जब हम देखते हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो उसको हम अलग तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन अब ये जो सिचुएशन है, कई जगह आप लोगों के पास भी बहुत जगहों से जानकारी है, हम लोग भी कई जगह होके आए हैं, ये जो पब्लिक है जो पहले इतना मुखर हो जाती थी, सत्ता के विरोध में भी नहीं है, सत्ता के पक्ष में भी नहीं है, बीजेपी के विरोध में भी नहीं है, पक्ष में भी नहीं, ये वाली सिचुएशन का मायने कैसे निकालें? जी देखिए, अभी मुझे ऐसा लगता है जनता अभी थोड़ा-सा पेशो-पेश में है। एक तरफ उनके पास अशोक गहलोत सरकार की योजनाएँ हैं और जो कांग्रेस ने 7 गारंटियाँ लॉन्च की हैं, वो हैं, और एक तरफ मोदी की खुद की गारंटी है। अगर जोधपुर की बात करें, आज आप जोधपुर में हैं, जोधपुर में पिछले दिनों सभा हुई थी पीएम मोदी की। उन्होंने कहा था ये मोदी की गारंटी है। मतलब ये कहें कि राजस्थान में जो चुनाव है वो मोदी के फेस पर बीजेपी स्पष्ट तौर पर लड़ रही है और कांग्रेस का चेहरा अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत, जिस तरह कांग्रेस का कैंपेन स्टार्ट हुआ, सिर्फ अशोक गहलोत के चेहरे पे रहा। हालांकि अब उसमें और चेहरे जुड़ते जा रहे हैं और ठीक इसी तरह बीजेपी सिर्फ मोदी के चेहरे पे लड़ रही है। वो एक बात कहते हैं जहाँ जा रहे हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता जो दिल्ली से आ रहे हैं या जो बाहर से आ रहे हैं, वो जहाँ जा रहे हैं वो एक बात कह रहे हैं, कमल का फूल, आपका कैंडिडेट कमल का फूल है। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बाइतू में थे मोदी जी 15 तारीख को, उन्होंने बहुत बड़ी सभा की, 50 से 60 हजार लोग वहां थे और बाड़मेर के 10 कैंडिडेट वहां थे, बाड़मेर और आसपास के, लेकिन उन्होंने एक भी कैंडिडेट के लिए वोट नहीं मांगा। उन्होंने कहा आप कमल के फूल को वोट दीजिए, आप मोदी को वोट दीजिए, आप मोदी की गारंटी लीजिए। कांग्रेस की 7 गारंटी कुछ नहीं, मोदी गारंटी दे रहा है। तो कुल मिला के जो चुनाव है वो राजस्थान में इस बार मोदी और गहलोत के बीच हो रहा है। और बीजेपी और कांग्रेस की जो बात आप कर रहे हैं कि जनता वास्तव में ऐसा लग रहा है अभी तक बिल्कुल खुल के नहीं आ रही है।
जो कहते हैं वर्ड कि मतदाता मौन है, अभी मौन है। अब देखो वो कब बोलता है। 20-21 जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आएगी, 25 को चुनाव है, मुझे लगता है 22-23 तक कुछ ना कुछ आएगा। आज की तारीख में बहुत, राजस्थान की अगर बात करें तो बहुत टाइट सिचुएशन है, और जोधपुर की बात करें तो 10 सीटें हैं। 10 में से आज की तारीख में पिछली बार कांग्रेस के पास 7 थी। ऐसा लग रहा है इस बार कुछ कम होंगी, बीजेपी गेन करेगी, बट कितना करेगी ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, और जाहिर सी बात है कि कोशिश हो रही है, समझने की कोशिश हो रही है। लेकिन आमतौर पर जिस तरीके से हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कार्यक्रम शुरू होने के पहले कि 2013 में तस्वीर क्लियर थी, 18 में क्लियर थी, मुकेश जी मुद्दा अगर जोधपुर के लिहाज से, क्योंकि खुद सीएम का गृह नगर है और विकास तो हुआ है, नो डाउट, दिख भी रहा है, लोग भी बता रहे थे, हमने जब उनसे चाय पे चर्चा की, लेकिन उसके बावजूद मुद्दे और क्या है यहाँ पर? एक रोजगार का मुद्दा जो राजस्थान के अलग अलग शहरों में मिला, क्या यहाँ है प्रभावी? रोजगार में तो है, गारंटी वाला जो इन्होंने लाभ दिया है वो मिल रहा है, लेकिन मेडिकल जो चिकित्सा का मुद्दा है ना, अपने आप वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें इन्होंने चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का कांग्रेस ने जो फायदा दिया है, वो लोगों उससे बहुत लाभान्वित हो रहे थे लोग इसमें। और इस पूरे चुनाव में जो एक लगता है बागियों की भूमिका रहेगी इस बार, क्योंकि बागी जो कांग्रेस के दोनों के जहां जहां खड़े हुए हैं, वो कोई समीकरण बैठा के कुछ ना कुछ उलटफेर कर सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है इसमें। बागी एक बड़ी चिंता बढ़ाने वाली बात है। देखिए बागी पर बात कर रहे हैं, दोनों ही दलों के बागी हैं, और टिकट बंटवारे को लेकर इस बार लगा कि कहीं ना कहीं शायद दोनों ही पार्टियां, या चूक तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने अपने हिसाब से जो बेहतर उन्होंने सोचा हो, लेकिन जब विरोध दिखाई दिया तो वो चूक के तौर पर नजर आया। तो इनसे निपटना क्या बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर नेक टू नेक पे मामला फंसता है तो बागी तो डिसाइसिव हो जाएंगे। जैसा कि अब की बार जो हमेशा कांग्रेस में बीजेपी में जो डैमेज कंट्रोल की जो कवायद होती है, अब की बार नहीं देखी गई। यानी जो बागी मैदान थे उनको इतना बीजेपी ने 5-6 लोगों को बिठाया, कांग्रेस ने भी कुछ लोगों को बिठाया, मगर जो बड़े लेवल पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस वजह से बीजेपी और कांग्रेस के 80 सीटों पर बागी खड़े हैं आज की तारीख में। तो ये निश्चित रूप से जिसमें से मैं मानती हूँ कि करीब आधे बागी तो बिल्कुल समीकरण बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी का समीकरण, उम्मीदवारों के जो अधिकृत उम्मीदवार है उनका वो बिगाड़ सकते हैं। इसमें कहीं भी दोनों पार्टियों की बिल्कुल कमी रही। और बीजेपी में जैसा कि आपस में इनका आपस रहा, राजे वर्सेज गजेंद्र सिंह जी या जो भी रहा, उसकी वजह से उसका भी बहुत फर्क इस चुनाव में पड़ेगा। क्योंकि पहले बिल्कुल ही वसुंधरा राजे हमेशा अपनी ताकत दिखाती रही कि सीएम चेहरे के लिए उनके समर्थक दिखाते रहे, मगर उनको हाशिए पे रखा गया। बिल्कुल ये था कि हम कमल के चुनाव पे निशान पे हम चुनाव लड़ेंगे। मगर अब जैसे यानी जिस तरह से चुनाव नजदीक आए, तो अब जाके राजे को अब फ्रंट पे रखा जा रहा है। यानी कल जैसे संकल्प पत्र जो जारी हुआ, उसके कवर पेज पर वसुंधरा राजे का तस्वीर आना ही एक अपने आप में एक बड़ी बात नजर आ रही है। तो मुझे कहीं ये लगता है कि बीजेपी को भी अब कहीं ना कहीं राजे की जो लोकप्रियता है उसका सहारा लेना पड़ रहा है। जी नहीं, आपकी इस बात को मैं बैक करूंगा, क्योंकि कई जगह पर हम गए, मैं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों का उदाहरण देता हूं। अशोक गहलोत के लिए भी लोगों ने कहा कि उनसे नाराजगी नहीं है, लेकिन जो हमारा स्थानीय विधायक है उससे हमारी नाराजगी है, उससे बैर है, लेकिन मजबूरी है, उनकी वजह से दे देंगे। यही वसुंधरा के लिए भी हुआ कि अगर वसुंधरा का चेहरा लेकर आते तो कुछ तस्वीर। बिल्कुल नहीं, मगर जैसे कि पहले मैं पिछले चुनाव की बताती हूँ कि पिछली बार एक नारा गया था कि बीजेपी से बैर नहीं, वसुंधरा से खैर नहीं, तो वो चुनाव में दिखा। मगर इस बार गहलोत के लिए ऐसा नहीं है। जो नाराजगी है विधायकों से है, मंत्रियों से है, वो नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है, कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। मगर जो जो कवायद होनी चाहिए थी बीजेपी में, वो कवायद यानी बिल्कुल के भी जीत की तरफ बढ़े, उसमें भी ये जो इनके बीच में अब जाके एकता दिखा रहे हैं या जो भी दिखा रहे हैं, ये कवायद पहले नहीं की गई। तो उसका भी कहीं ना कहीं उसमें क्या एक मैसेज जो जाता है कार्यकर्ताओं में, वो कार्यकर्ता भी बटे हुए हैं। अभी तक कंफ्यूज है कार्यकर्ता कि जैसे राजे के समर्थक हैं तो वो अभी कंफ्यूज है कि राजे आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। गजेंद्र सिंह जी के जो समर्थक है उनको भी ये लग रहा है कि हम अभी वापस जीत भी हो गई तो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। ये थोड़ा बड़ा ये फैक्टर है जो बीजेपी को अभी थोड़ा सा नुकसान। मगर ऑल ओवर जो है कि गहलोत साहब को लेकर कोई नाराजगी नहीं, मगर विधायकों की और ये मंत्रियों की जो कार्यशैली रही है उसके वजह से यदि जनता कोई बदलाव करती है तो बदलाव हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि लगातार कई जगह ये बात हमें भी सुनने को मिली है। अजय जी, एक बड़ी अहम बात है, गजेंद्र सिंह शेखावत का जिक्र इन्होंने किया
बीजेपी तलाश कर रही थी एक नेता यहाँ पर जोधपुर में जो चुनौती के लिए खड़ा हो सके अशोक गहलोत के सामने, लेकिन ऐसा इन चुनावों में हम देख नहीं पाए। क्यों? मतलब इसके पीछे की स्ट्रैटेजी थी, वजह थी, या लगा कि शायद अभी नहीं हो पाएगा? बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ा अशोक गहलोत के सामने किसको चुनाव लड़ाए, एक बड़ा सवाल था। अशोक गहलोत लगातार 5 बार से उस विधानसभा क्षेत्र से जीत रहे हैं, छठी बार इस बार मैदान में। तो बीजेपी को लग रहा था कि अशोक गहलोत को उनके घर में घेरा जाए और इसीलिए लास्ट लिस्ट तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो पाया। कई नाम चर्चा में चले, जिसमें एक नाम गजेंद्र शेखावत का भी था, एक नाम राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का भी था। लेकिन लास्ट मोमेंट में आके बीजेपी ने महेंद्र सिंह राठौड़, जो यहाँ के जेएनयू से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनको टिकट दिया। उसका कारण जो जनता को लग रहा है, जो बीजेपी, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लग रहा है, उनको लग रहा है कि बीजेपी चाहती थी गजेंद्र शेखावत को पूरे राजस्थान में फ्री हैंड करे, वो एक जगह रुके नहीं, और शायद इसीलिए इन्होंने वहां पर चेहरा वापस से बदला और महेंद्र राठौड़ को टिकट दिया। और गजेंद्र सिंह शेखावत जिस तरह से एक राजस्थान की राजनीति में कहें कि वसुंधरा राजे का जिस तरह का, जैसा संगीता जी कह रही थी, एक बहुत बड़ा नाम है। और निश्चित तौर पर कल जब संकल्प पत्र बीजेपी का जारी हुआ, वो खुद वहां मौजूद थी जेपी नड्डा के साथ। उसके संकल्प पत्र के फ्रंट पेज पे उनका फोटो है मोदी जी के साथ। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा चेहरा है। लेकिन जब आपको भी याद होगा, चूंकि आप भी पॉलिटिकल देखते हैं, जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की एक बार बात आई थी, बिल्कुल 28 दिन तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष घोषित नहीं कर पाई थी। सिर्फ कारण एक था कि वसुंधरा राजे उस समय गजेंद्र शेखावत के नाम पर एग्री नहीं हो पा रही थी। और जो आला संगठन है, आला संगठन मतलब मोदी जी और अमित शाह, वो चाहते थे गजेंद्र शेखावत को मौका मिले। गजेंद्र शेखावत यूथ हैं, पार्टी के लिए नए हैं, राजपूत चेहरा है, भैरव सिंह शेखावत का उनको विकल्प चाहिए था, वो चाह रहे थे। लेकिन वसुंधरा राजे जिस तरह अड़ी रही, आखिरकार उनको प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं वो टीस अभी भी चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। और शायद इसीलिए वसुंधरा राजे को बिल्कुल इस बार जिस तरह फ्रंट में करना चाहिए था बीजेपी को, वह नहीं किया। अब जरूर स्थिति जैसी होनी चाहिए थी 13 में, वैसी इस बार नहीं मिल रही है। तो बीजेपी को लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, तो उसको सुधारने की कोशिश हो रही है। और इसी का घोषणा पत्र में भले चेहरा दिख रहा हो, लेकिन अभी मैं आज सुबह यही स्थानीय अखबारों में पढ़ रहा था कि अमित शाह को कोट करके कि उन्होंने कहा है शिवराज सिंह जी के लिए भी और वसुंधरा के लिए भी कि दोनों का रोल चुनाव के बाद तय होगा। तो मतलब दिखाने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और, ये भी है। और बिल्कुल शायद इसीलिए गजेंद्र शेखावत को सरदारवा में नहीं लड़ाया गया, जो आपका सवाल था। इसीलिए क्योंकि उनको फ्री हैंड रखा गया। वो पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं, हर कैंडिडेट के यहाँ जा रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन जो एक बात आ रही है, आपने भी स्टार्ट में कही, आप भी कई दौरे पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, कि जनता अभी खुलकर नहीं बता पा रही। इवन पार्टियों के कार्यकर्ता भी अभी निश्चिंत नहीं है, कैंडिडेट खुद भी निश्चिंत नहीं है कि किसकी सरकार बन रही है, बड़े नेता भी नहीं मान पा रहे। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि जिस तरह टिकट वितरण में इन नेताओं की आपसी अदावत चली, इन नेताओं ने ये सोचा कि हम अपने अपने आदमियों को चुनाव लड़ाएं, तो हमारा जब सरकार बनने की पोजीशन आएगी तो हमारा समर्थन ज्यादा रहेगा। चाहे कांग्रेस हो, उसमें अशोक गहलोत, बिल्कुल अशोक गहलोत, सचिन पायलट की स्थिति यही रही कि अपने आदमियों को देना है। ठीक बीजेपी में गजेंद्र शेखावत, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, आपके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, सब जगह ये स्थिति रही। तो कुल मिला के जो स्थिति ये बन रही है, आज आप जो पूरे राजस्थान घूम रहे हैं, खुद आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या होने वाला है। ऐसा आज तक चुनाव में नहीं होता है। पहले मालूम पड़ गया कि इस बार तो खत्म हो रहा है खेल, लेकिन अभी तक जिससे पूछो वो ये कह रहा है फाइट है। तो ये फाइट का एक कारण ये भी बहुत बड़ा रहा है, नेताओं की जो आपसी फूट रही है, तो कार्यकर्ता भी खुल के सामने नहीं आ पा रहे। वो भी कार्यकर्ता भी कंफ्यूज स्टेट में है। लेकिन इसमें एक चीज मैं और जोड़ूंगा, ये फ्रीबीज की जो बात होती रहती है, चाहे बीजेपी कांग्रेस पर हमला करे, अशोक गहलोत अपनी गारंटियों की बात करें, राजस्थान पर 2023-24 में 7 लाख करोड़ का कर्ज होगा। प्रति व्यक्ति आए 70,000 के, या माफ कीजिएगा 70,000 के करीब हर व्यक्ति पर कर्ज होगा राजस्थान के। अब इसके लिए मैं सिर्फ गहलोत सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, पिछली सरकारों ने भी कुछ किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने 5 साल में ये कर्ज खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद ये जो फ्री की राजनीति हो रही है, सभी दल एक दूसरे को तो कोस रहे हैं लेकिन कर वही रहे हैं। ये तो देखो मुद्दों की राजनीति है पूरा, किसने अपने कार्यकाल में कितना विकास किया, इसको हर कार्यकर्ता, हर मतदाता अपनी तरीके से जज करेगा। इसको उससे जो कंक्लूजन निकलेगा उसी से वो अपना मत का अधिकार करेगा, ये मेरे को जो लगता है। लेकिन चुनाव में टिकट वितरण को लेकर विसंगतियां जरूर रही हैं, उसका प्रभाव इस बार पड़ने वाला है कई जगह। एक चीज मुझे
बताइए, आम आदमी के मुद्दे क्या लगते हैं, वो सॉर्ट आउट हुए, समझे गए, या उन पर कुछ काम शुरुआत हो, ऐसा कोई कहीं लगता है? खास करके रोजगार की तो पहले हमने बात की। आम आदमियों का जो चिकित्सा का जो मेडिकल का मुद्दा था, उसमें राजस्थान सरकार ने 25 लाख तक का बढ़ा दिया है इनको बीमा, जो कि शायद भारत में यहीं पे ही है। और इसी प्रकार सिलेंडर का भी जो गृहिणियों को लाभ दिया इन्होंने सब्सिडी का। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिससे आम मतदाता राहत महसूस कर रहा है। इसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा इसको कांग्रेस। आम मतदाता को थोड़ी राहत मिल रही है, कम से कम जो गारंटियां दी थी। देखिए, फ्रीबीज का हम जिक्र कर रहे थे, आज मैं जोधपुर के अखबार देख रहा था, हर एडिशन पे बीजेपी के घोषणा पत्र में जो कुछ फ्री और गारंटियां हैं वो छपी हुई थी। अशोक गहलोत ने अपनी पहली लिस्ट, गारंटियों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। तो ये जो गारंटियों वाली लड़ाई हो रही है, और गारंटियों के बीच जब बहुत सारे युवाओं से अलग अलग जगहों की मैं बात करता हूं, तो कईयों का सवाल होता है कि गारंटियां दे रहे हैं ठीक है, लेकिन स्वावलंबी हम कैसे बनेंगे, या हम सिर्फ फ्री की चीजें मिलती रहें उसके जरिए अपना जीवन कब तक निकालेंगे, ये भी उनका सवाल है जो पढ़ लिख गए हैं। तो उन गारंटियों में ऐसी कोई ठोस चीज नहीं दिखती है जो हमारे युवाओं का भविष्य बनाए। कि जैसा आपने कहा कि समय काटने के लिए तो ठीक है ठीक है, नहीं गारंटी वाला इसलिए हाँ, मैं जैसे 7 गारंटी गहलोत साहब दे रहे हैं। गहलोत साहब का प्लस पॉइंट ये रहा कि उन्होंने जो पिछले घोषणा पत्र में जो काम किए थे, उसमें लगभग उन्होंने सारे काम लगभग पूरे कर लिए। और अब वो उन्होंने जो भी वादा किया जनता से वो पूरा किया, और अब 7 गारंटी दे रहे हैं, तो जनता भी सोचती है कि इन्होंने जो भी वादा किया वो पूरा किया, तो ये 7 गारंटी भी पूरी करेंगे। जैसा कि आपने बताया, जिस तरह से ये सब दोनों, जैसे हर बार जो सरकार आती वादा करती है और कर्ज बढ़ रहा है, तो कर्ज के लिए सबसे बड़ी बात, गहलोत सरकार ने जो प्रवासी राजस्थानियों का सम्मेलन करना, वो करना, यानी बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ लाना, ये एक अच्छे उन्होंने प्रयास किया जिससे कि यहाँ पर निवेश हो सके, ताकि जो कर्ज और ये जिस तरह की जो समस्या, उससे उन्होंने, गहलोत ने काम किया है। और हमेशा बीजेपी सरकार आएगी तो ये यदि उनका एजेंडा होगा कि हम लोग वो अभी जैसे घोषणा पत्र में कहीं दिखा नहीं है, उनके घोषणा पत्र में वही चीजें हैं जो गहलोत साहब ने घोषणा करी है, उससे थोड़ा सी बढ़ा के, यानी 550 में वो सिलेंडर दे रहे हैं, 450 का दे दिया, लड़कियों का कर दिया। एक अच्छा उन्होंने एंटी रोमियो, बीजेपी ने स्कूटी की बात की, कांग्रेस दावा कर रही है हम तो बांट रहे हैं। हाँ, वो उससे मुझे नहीं लगता है कि भाई इस तरह जनता, इन्होंने, गहलोत साहब ने वादे पूरे किए हैं, बीजेपी ने कितने वादे पूरे किए वो उनको जनता वो तय करेगी कि पिछले जो उन्होंने वादे किए थे उन्होंने पूरे किए थे कि नहीं। गहलोत साहब ने पूरे किए हैं, तो ये चीज है। और ऐसा लगा जैसे केंद्र की कई योजनाएं आती हैं और राज्य उसको अपने हिसाब से उसका नामकरण करके योजनाओं को अमल कर देता है, तो केंद्र आरोप लगाता है या बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पर। इस बार जो बीजेपी का घोषणा पत्र है, कुछ योजनाएं मुझे ऐसी लगी कि सेम चल रही है, उनका नाम बदल दिया, कुछ दशा दिशा। जैसे सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार, जैसे कि गजेंद्र सिंह जी जल मंत्री है यहाँ के हमारे, मगर जोधपुर में जो काम होना चाहिए था, जोधपुर में वो काम जोधपुर में नहीं हुए। जैसे प्रधानमंत्री पिछली बार अभी आए थे, उन्होंने कुछ वो करी, पुरानी जो योजनाएं थी उन्हीं को ही वापस उन्होंने कहा। फिर उसमें भी एक डिफरेंस आता है कि 11,000 करोड़ का करा उन्होंने, सांसद महोदय ने कहा, और फिर बाद में पीआईबी के प्रेस नोट में आया कि 5,000 का हमने भी सौगातें दी है। तो ये जो फर्क है, यानी जोधपुर में केंद्र सरकार की ओर से इतना बड़ा कोई काम नहीं हुआ। गहलोत साहब के जो भी भले आपके स्वास्थ्य क्षेत्र में हॉस्पिटल्स के हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, जो भी हर क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में, तो हर क्षेत्र में काम दिखा है, और वो काम केंद्र सरकार की ओर से दिखा नहीं है। लोगों का जो भी काम होना चाहिए वो दिखा नहीं है, तो वो तय करेंगे मतदाता कि किस ओर हमें जाना है इस पे। लेकिन केंद्र ने बहुत सारी योजनाएं चलाई। अब राशन की अगर हम बात करें, उसको 5 साल आगे बढ़ा दिया। इसके बाद तमाम दूसरी योजनाएं जो मोदी सरकार की थी, महिलाओं को, किसानों को जो 12,000 साल में देने की बात थी, और तमाम चीजें थी, तो उसका जरा भी असर जमीन पर नहीं दिखेगा। उसका तो निश्चित रूप से जहाँ काम हुआ है, जो घोषणा हुई किसानों की, जैसे आप कह रहे हैं, या जो है वो तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, उसका तो ऑल ओवर मिलेगा ही। मगर जो वो धरातल पे कितनी, ये देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि वो हम केंद्र सरकार ने अच्छी घोषणाएं करी और लोगों को, मगर उसका लोगों को कितना फायदा मिल रहा है, उसको कोई वो एक मापदंड तय नहीं हो पाया कि लोगों को मिल रहा है। मगर गहलोत साहब का एक प्लस ये पॉइंट रहा कि उन्होंने जो घोषणाएं करी, फिर उन्होंने एक शिविर लगाए, शिविर लगा के बकायदा और खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे गहलोत साहब
कि भाई कितने लोगों का इस योजना में कितने लोगों को फायदा मिल रहा है, ये लाभार्थी है, उनसे संवाद करना। उन्हें कंटिन्यू पूरे पिछले 3 साल से तो यही किया, मगर केंद्र सरकार की यहाँ पर कोई वो देखने वाला नहीं है कि जो योजनाएं, ठीक है आपने कह दी कि, मगर असलियत तब होती है कि जनता तक कितनी योजनाएं पहुंची, लोगों को उसका फायदा क्यों मिला, कि ये जांचा नहीं गया। हाँ। जनता तक क्या पहुंचा, जमीन पर क्या उतर कर आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अजय जी, फ्रीबीज पे तो हम बात कर रहे हैं, योजनाओं पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, एक तो योजनाओं का क्रियान्वयन, और दूसरा अगर दोनों की योजनाओं को देखें तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखता है। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, रंग रोगन करके नए तरीके से उसी चीज को पेश कर दिया जा रहा है। क्या राजस्थान की जनता इस गारंटी वॉर में कंफ्यूज हो रही है, इसलिए मौन है, ये भी लग रहा है? बिल्कुल, आप सही, काफी हद तक सही कह रहे हैं। गारंटी इसलिए कह रहा हूं दोनों कि कई जगह ये भी मुझे सुनने को मिला लोगों से कि ठीक है, विधायक है या मुख्यमंत्री जो भी बने तो हम मोदी के नाम पे दे देंगे वोट, ये भी सुनने को मिला। तो केंद्र की योजनाएं भी कहीं तो असर कर रही हैं, गारंटियां कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बीजेपी तो उसी उम्मीद के सारे चुनावी मैदान में है। केंद्र की जो योजनाएं, जिस तरह मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी तो उसी के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है, और कांग्रेस अपनी गारंटियों के दम पर। जो आप कह रहे हैं कि गारंटी को लेकर जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, बिल्कुल सही बात है। जनता ये देख रही है कि गारंटी दोनों दल दे रहे हैं, हमको किसकी गारंटी लेनी है। अब इशू क्या हो रहा है कि सरकार के प्रति राजस्थान में, राज्य सरकार की बात करें, गहलोत सरकार की बात करें, उनके प्रति नाराजगी नहीं है, क्योंकि कोरोना में बहुत अच्छा काम किया राजस्थान की सरकार ने, और जो भीलवाड़ा मॉडल है उसको तो WHO तक ने उसकी सराहना की, बहुत अच्छा काम किया कोरोना काल में। तो जनता को लग रहा है सरकार ने काम तो अच्छा किया, लेकिन एक तरफ केंद्र सरकार जो डबल इंजन की बात बीजेपी करती है, वो जनता को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही है कि क्या वास्तव में यहाँ डबल इंजन की सरकार रखी जाए, या जो अभी सरकार चल रही है उसी को वापस से रिपीट किया जाए। तो रिवाज बदलने वाली बात है। अब देखना यह है, जनता कंफ्यूज है, अब वो 25 तारीख को अपना कंफ्यूजन किस तरह दूर करती है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि अभी वो 50-50 है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, केंद्र का साथ मिल जाएगा, केंद्र की योजनाएं रहेंगी, राज्य में भी सरकार आ जाएगी। कुछ लोग, आधे लोग ये सोचते हैं नहीं, राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है और गारंटियां मिल रही हैं, प्रीवियस काम अच्छा किया है। चिरंजीवी योजना मेडिकल की बहुत अच्छी योजना है। कई सरकारों, ओपीएस जो एक बड़ा मुद्दा है ओपीएस का, पूरे देश में ओपीएस नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस सिर्फ ओपीएस के मुद्दे पर चुनाव में सरकार बनाती है। राजस्थान से ये शुरू हुई है ओपीएस की स्कीम, और यहाँ इतना बड़ा मुद्दा ओपीएस बन रहा है जमीन पे, या इसका अंडर करंट है? बिल्कुल है। कारण है कि कर्मचारी जो हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आदर्श जी, चुनाव में कर्मचारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वही चुनाव कराते हैं, वही लोगों के पास जाते हैं। तो कर्मचारियों को लग रहा है ओपीएस हमारे लिए एक बहुत बड़ा इस सरकार ने काम किया है। और जो अब 7 गारंटियां लॉन्च की हैं, उसमें एक गारंटी ओपीएस को कोई हटा नहीं सके, उसके लिए कानून लाने की भी है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए जो अभी जनता आपको मौन दिख रही है ना, वो इसीलिए। बाकी जो हर 5 साल से ट्रेंड था, उस ट्रेंड पे काम कर रही होती तो आज ये माहौल नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। ये देखिए, ओपीएस पर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, वो कमेटी बनाने की बात कर रही है, वो, और बीजेपी का लगभग ओपीएस पर स्टैंड क्लियर रहा है। अब कांग्रेस, हिमाचल का एक उदाहरण हमारे सामने है, अब राजस्थान में उसी के इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। एक तो फिर वही बात होगी, मैं दोनों तरीके से, दोनों बात, एक तो उनकी भी जरूरत है, दूसरा सरकार पर बोझ, टैक्स पेयर्स का पैसा, एक। दूसरा, तीसरी बात, अब इसी में जोड़ देता हूं पेपर लीक का मामला। गांव देहात में लोगों में रोष दिख रहा है, युवाओं में खास करके, जो शायद तैयारी खुद कर रहे थे, अब जाहिर सी बात है उनके परिवारों में भी कन्वर्ट हो रहा होगा, शहरों में नहीं दिख रहा। तो ये कन्वर्जन जो होगा वोट में, ये कैसे देखेंगे? नहीं, पेपर लीक बिल्कुल बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया है यहाँ। किसी भी, बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी नेता की बड़ी सभा होती है, उसमें पेपर लीक प्रकरण, करप्शन, बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आज। भाई, अगर सरकार की योजनाओं की बात करें वो अलग है, लेकिन बीजेपी के पास जो मुद्दे आप बात कर रहे थे वो यही है। पेपर लीक प्रकरण है, करप्शन है, जल जीवन मिशन घोटाला है, कई भ्रष्टाचार के मामला है, लॉ एंड ऑर्डर है। इसको लेके बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और आप जो कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेपर लीक प्रकरण, बीजेपी पूरी कोशिश में है कि पेपर लीक प्रकरण, क्योंकि यूथ पावर, युवा एक बड़ा शक्ति है, युवा अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो युवाओं को अपनी तरफ करने के लिए पेपर लीक प्रकरण है। लेकिन कांग्रेस उसका जवाब देती है कि हम ऐसे पहले स्टेट हैं जो कानून लाए हैं, पेपर लीक प्रकरण में जो आरोपी थे उनको सजा देने के लिए कानून लाए, और पेपर लीक सिर्फ राजस्थान में नहीं हो रहे, और भी जगह हो रहे हैं। कांग्रेस ये समझाने की कोशिश कर रही है। अब युवा क्या है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि
हर परिवार में युवा है जो नौकरी चाहता है। आज केंद्र कांग्रेस आज सरकारी नौकरी हर कोई चाहता है। तो निश्चित रूप से युवा प्रभावित है, उसका परिवार भी प्रभावित होता है। और लेकिन वही है कि अब ये मुद्दा जो आप कह रहे हैं जिस तरह बनना चाहिए वैसा अभी तक मुझे नहीं लगता कि बन पा रहा है। किसी बेल्ट में ये बड़ा मुद्दा बन गया है, कहीं पर उतना ज्यादा लोग सीरियसली इसको ले नहीं रहे हैं। कुछ युवा मुझे ऐसे भी मिले जिनका ये कहना है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि वो स्वावलंबी बन पाए, या प्राइवेट सेक्टर्स में उस तरह के मुद्दे हो। प्राइवेट सेक्टर्स, रोजगार, ये एक बड़ा मुद्दा है। जोधपुर के आसपास ऐसा क्या डेवलपमेंट है जो यहाँ के युवाओं के लिए कुछ हेल्पफुल है? देख रहे हैं आप? हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार हुआ है, यहाँ पे किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार, मेडिकल शिक्षा, दूसरी तकनीकी शिक्षा, उनमें प्रयास किए गए हैं, वो हुआ है। लेकिन इन चुनाव में जो लीक से हट के बात करूं, एक चीज सामने आई है, जिस तरह से ईडी का प्रवेश हुआ है अपने यहाँ, उससे बहुत ज्यादा आम मतदाता सोच रहा है कि ईडी का पहले क्यों नहीं ध्यान गया, चुनाव के टाइम ही क्यों आए हो यहाँ पे। इसको लेके हर मतदाता सोच रहा है क्या ये राजनीति में जो अपराधीकरण बढ़ रहा है उसका दोनों दल एक दूसरे में उपयोग करने लगे हैं, इसका विपरीत असर पड़ने की संभावना है यहाँ पे। हाँ हाँ, तो एक दूसरे में जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उसको लेके भी हर आदमी मतदाता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। क्या पहले नहीं हो सकता था, ये अपराधी हटाना था तो पहले हटा सकते थे, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है। ईडी, हम जोधपुर में खड़े हैं, ईडी के अशोक गहलोत के लिए चिंता की बात है चुनाव में, चुनावी मुद्दा, क्योंकि जिस तरीके से ईडी आती है, अशोक गहलोत खुद भी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। मैं डोटासरा जी से मिला था अभी, उनका भी ये कहना था ईडी जिस टाइम पे आई है लोगों को सब सच पता है, आप मेरी सभा में भीड़ देख रहे हैं। पेपर लीक के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था। तो ये मुद्दे क्या प्रभावी होंगे? क्या थोड़ी बहुत नाराजगी बढ़ रही है सीएम के लिए या दूसरे नेताओं के लिए, ईडी हो, पेपर लीक? नहीं, ईडी अब चुनाव नजदीक आते ही आई है, मगर ऐसा कोई बड़ा कोई खुलासा ईडी ने नहीं किया। जैसे कि पेपर लीक मामले की बात करें तो सारे आरोपी पहले ही पकड़े गए। आज कटारा या जो भी बात जिनकी कह रहे हैं वो पहले पकड़े गए, सबको जो मुख्य आरोपी सारे सब पकड़े गए हैं। तो अब जो ईडी ऐसा कोई खुलासा नहीं कर पाई कि हाँ भाई बहुत बड़ा ईडी आई और उसके बाद बहुत बड़े खुलासे हो गए या भ्रष्टाचार के मामले बहुत पकड़े गए। जैसे वैभव गहलोत को पुराने मामले में कोई ईडी पूछताछ कर रही, यानी जब मजा तब आता कि इलेक्शन के समय उसका कोई सामने कोई उनका भ्रष्टाचार सामने आता, भ्रष्टाचार सामने नहीं आया ईडी। यानी फिर एक बस लोगों में यही एक धारणा बन रही है कि ईडी सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा कोई मुद्दा बनेगा। कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है कि ईडी का दुरुपयोग या एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, मगर बीजेपी को इसका फायदा मिलता तब कि कोई एन वक्त पे डोटासरा के कोई मामले खुल जाते, यानी उनके बेटों को भी बुलाए पूछताछ, मगर वो कोई बड़ा खुलासा नहीं कर पाई ईडी। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि ईडी का फायदा बीजेपी को अभी मिलता दिख रहा है। जी। एक चीज और, कांग्रेस के कई नेताओं से मैंने बात की, वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। उन्होंने कुछ बाबा बालकनाथ के बयानों का जिक्र किया, रामवीर बिधूड़ी अलग अलग जगह घूम रहे हैं, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ तिजारा पहुंचे थे, वहां उन्होंने जो कुछ कहा। तो अगर क्या एक तो ऐसी कोशिश हो रही है या केवल राजनीति के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि बीजेपी की छवि को लेकर कि भाई वो तो पहले से ऐसा है तो हम इसलिए ऐसा कहते हैं, एक, और दूसरा अगर हो रहा है तो क्या राजस्थान की जो राजनीति है और जिस तरीके से चलती है ये प्रभावी हो पाएगा? नहीं, कोशिश तो कर रही है बीजेपी। अभी जैसे कि उदयपुर के वो कन्यालाल वाला मामला उठाना या जुलूस को लेकर जो जिसमें जो भी पथराव हुए या जो भी वो मामले सारे उठाए जा रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान में इतने प्रभावी होंगे। कुछ बेल्ट हो सकते हैं मगर सब जगह ये उनका ध्रुवीकरण वाला मामला नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा फायदा उसको बीजेपी को मिल पाएगा। जी, ध्रुवीकरण कोशिश जरूर दिख रही है लेकिन उसका फायदा मिल पाएगा ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि राजनीति अलग तरीके से बढ़ रही है। अब क्योंकि चुनाव देखिए अब एकदम चरम पर है, अब कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं है, 7-8-10 दिन का 7-10 दिन भी नहीं, 7-8 दिन का वक्त बचा हुआ है। अब ऐसे में जिस तरीके से कोशिशें हो रही हैं, धुआंधार रैलियां, राहुल गांधी की हम देख रहे हैं एक एक दिन में 3-3 सभाएं, 38 दिन करीब वो दूर रहे चुनाव से, उसके बाद चुनाव में उनकी एंट्री होती है। शुरुआती दौर में मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, सोशल मीडिया पर देखा तो ये लोगों का कहना था कि जानबूझ के राहुल गांधी को दूर रखा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो सचिन पायलट स्ट्रांग हो जाएंगे। क्या ये एक बड़ी वजह थी या कुछ और, या जब अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी उस वक्त की कोई टीस थी जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा था? देखिए वो थी टीस, वो भी आप जो सही कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनाने वाला जो पूरा प्रकरण हुआ था उस समय जिस तरह से 3
लोगों ने, राजस्थान के 3 नेताओं ने जो सब कुछ किया था, आलाकमान के कहें के खिलाफ चले गए थे। उनमें से एक को टिकट नहीं दिया और एक का टिकट काट दिया और एक को टिकट अशोक गहलोत ले आए अपने खास शांति धारीवाल के आखिरी दिन। तो कुछ ना कुछ था वो ऐसा। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था एक दिन कि छत्तीसगढ़ और एमपी में हम आ रहे हैं, राजस्थान में मुकाबला कड़ा है, ठीक है। और अशोक गहलोत से जब उस बारे में जोधपुर में ही पूछा गया था तो उन्होंने कहा था हम राहुल गांधी के स्टेटमेंट को चैलेंज के रूप में ले रहे हैं और हम यहाँ पर भी सरकार लेकर आएंगे। तो और अब जब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिल्कुल सही 38 दिन बाद आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी तक भी ये मैसेज पहुंचा है कि राजस्थान में कांग्रेस कहीं ना कहीं फाइट की पोजीशन में है। तब उन्होंने एंट्री की है। अब वो एक एक दिन में 3-3 4-4 सभाएं कर रहे हैं, बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस दिन अशोक गहलोत ने यहाँ जोधपुर में नॉमिनेशन किया था 6 तारीख को, उस दिन उनकी सभा हो गई थी। जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था 6 तारीख को, चुनाव 25 को, 19 दिन पहले जोधपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा हुई थी। एक सीएम के नॉमिनेशन के दिन सभा होना और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना, बहुत बड़ी बात कही लोगों ने। ठीक है, अब राहुल गांधी आ गए हैं और जिस तरह 3-3 दिन, एक एक दिन में 3-3 सभाएं कर रहे हैं, मेरे को लगता है सिर्फ वो जो टीस थी वही थी और अब कुछ हद तक उसे दूर कर लिया गया है। कल जयपुर में उन्होंने अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा तीनों को साथ लेकर कहा कि हम साथ साथ हैं, दिखते ही नहीं हैं भी, तो हैं भी, तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है पायलट समर्थकों को भी, अशोक गहलोत समर्थकों को भी, कि आला कमान है और आला कमान ही डिसाइड करेगा। अच्छा, आप लोगों ने तो बहुत करीब से देखा वो टाइम 25 सितंबर वाला जो पूरा प्रकरण था। अगर कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो इस बार क्या हो सकता है? क्या तस्वीर कुछ बदल सकती है या फिर उसी तरह का हम कुछ देख सकते हैं? क्या आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, इस बार उस तरह का नहीं दिखेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि आला कमान जो चाहेगा वही होगा। सचिन पायलट का टिकट इस बार लॉटरी लग सकती है? कह नहीं सकते, क्योंकि जो चुनाव है राजस्थान का वो पूरा अशोक गहलोत मैनेज कर रहे हैं। वो पूरा चुनाव अशोक गहलोत कर रहे हैं। ऐसे ही तो पिछली बार हुआ था ना, सचिन पायलट ने मैनेज किया था और इस आगे गहलोत जी। नहीं, चुनाव मैनेज मतलब इस बार, लेकिन उतना फेस इस बार पूरा फेस अशोक गहलोत का है। हर जगह अशोक गहलोत का। जो सबसे बड़ा क्या होता है, जो आपके एमएलए जीत के आने वाले होते हैं वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, इसका बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो इस बार जो टिकट वितरण में अशोक गहलोत ने अपने लोगों को खुलकर टिकट दिलाए हैं और वो उनमें से जीतेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आलाकमान ये है तय इस बार कि जैसा सितंबर वाला हुआ था वो नहीं होना है। इस बार जो आलाकमान चाहेगा वो हो जाएगा। एक बदलाव राजस्थान में, एक मुद्दा क्या ऐसा है जो कहीं टर्निंग पॉइंट हो सकता है इन चुनावों में, किसी भी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए? युवा मतदाता जो मेरे को लगता है ना, वो महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं। हाँ, वो ये देखेंगे उनके विकास के लिए किस सरकार ने क्या सोचा है। जो नए वोटर बने हैं, जो युवा मतदाता है, उनके शिक्षा को लेके, उनके रोजगार, उनके आगे से कौन सरकार कितना कर सकती है, उनको सब ध्यान में है। वो चीज महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है इस चुनाव में। अहम बात आप कह रहे हैं। बीजेपी की बात कर लेते हैं। अगर बीजेपी की सरकार बनने की स्थिति आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? जिस तरह से घोषणा पत्र में वसुंधरा की फोटो भी दिख रही है और एक बड़ा धड़ा है जो चाहता है कि वसुंधरा आगे आए, लेकिन आला कमान अभी भी वो संकेत नहीं दे रहा है। चुनाव में बहुत दिन नहीं है और मुझे लगता है अगर वो मैसेज वो अभी क्लियर करें तो शायद उसका असर कुछ और हो सकता है। मगर अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया। ये शुरू से इसी पे रहे कि हम तो कमल के निशान के उस पे ही या मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे। मगर यदि बीजेपी सरकार बनती है तो अभी राज्य को जिस तरह से बिल्कुल हाशिए पे डाला गया, मुझे नहीं लगता है कि एकदम से वो फ्रंट पे मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसकी जगह मुझे लग रहा है कि ओम बिरला या फिर गजेंद्र सिंह चेहरा हो सकते हैं। गजेंद्र सिंह हो सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल अब आप तीनों से है मेरा, मैं जोधपुर से जोड़ते हुए इसको देखता हूँ। आपको क्या लग रहा है, जोधपुर और राजस्थान दोनों, जनता की तो हम बात कर रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? कौन आ सकता है? कौन इन कौन आउट वाला सीन हो सकता है? सारे पक्षों को देख के ये लगता है दोनों में एकदम टक्कर रहेगी। बहुत ज्यादा स्पष्ट बहुमत वाली बात इस बार नहीं रहेगी और वोट मतदान प्रतिशत कितना रहता है उस पर भी काफी चीज निर्भर रहेंगी, ऐसा लगता है। मतदान प्रतिशत काफी डिसाइसिव होगा। आपको क्या लगता है संगीता जी, क्या हो सकता है इस बार? क्योंकि हम सब यही स्पेकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये चर्चा भी हम चाहते हैं। आपकी राय क्या है इसमें? मगर अभी तक क्लियर कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं है कि हम भी सारे जर्नलिस्ट भी कंफ्यूज्ड है कि
क्या स्थिति बन जाएगी। अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि बीजेपी सरकार बना रही है कि जैसे कि हर बार होता है कि भी बीजेपी की सरकार बन रही है या कांग्रेस। 2013 में 2008 में 2003 में बिल्कुल क्लियर दिख रहा था कि भाई सरकार बदल रही है। मगर मुझे अब की बार थोड़ा क्लियर नहीं कह सकते कि 5 साल वाली जो परंपरा है इस बार कायम होगी या नहीं होगी। अभी क्लियर कुछ नहीं कह सकते। ये स्थिति मुझे लगता है कि चुनाव से 2-3 दिन पहले शायद क्लियर हो जाए, मगर अभी तो बिल्कुल आपस में बहुत कड़ी फाइट है, बिल्कुल बहुत कड़ी फाइट है। और मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था, कांग्रेस नेता जिसको बार बार घुमाने की कोशिश करते रहे, वही स्थिति है जैसा सब बता रहे हैं। आप कुछ जोड़ेंगे? नहीं, मेरे को भी यही लगता है जो संगीता जी ने कहा कि चुनाव से 1-2 दिन पहले जरूर कुछ क्लियर होगा, बट जो नतीजा है वो एक तो मतदान प्रतिशत और दूसरा जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, जिस तरह की दोनों दलों का प्रचार कहें, जिस तरह दोनों दलों के घोषणा पत्र कहें, उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सीटों का अंतर रहने वाला है रिजल्ट्स में। बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखेगा। निर्दलियों की भूमिका रहेगी, निर्दलीय जीत कर आएंगे, निर्दलीय और बागी डिसाइड, बिल्कुल वो बागी ही निर्दलीय है, और वो डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं और पब्लिक भी अपनी मुट्ठी उस तरीके से नहीं खोल रही है, और यही समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है फिलहाल सबके लिए। हालांकि अब चुनाव में, मतदान में बहुत दिन बचा नहीं है, लेकिन क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। गहलोत के गढ़ से आप देख रहे थे खबरों के खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के साथ। जनता के मन में क्या है उससे जुड़ी हर जानकारी लगातार अमरउजाला.com पर हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।